नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी 10 जून के बाद 16,200 के पार। इस हफ्ते करीब 3% दौड़ा निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा, करीब ½ % ऊपर। 3 महीने के व्यू से भी आप बाइंग कर लीजिए। मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो गया। बाजार में निवेश का ये है राइट टाइम। दिग्गज निवेशक बसंत महेश्वरी ने हमसे खास बातचीत में कहा, अगले 2 साल में अच्छे रिटर्न की उम्मीद। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी में निवेश की सलाह। कैपिटल गुड्स और सीमेंट शेयरों में सबसे तगड़ी खरीदारी, करीब 4% उछला एलएनटी। 5% की तेजी के साथ एफएनओ की टॉप गेनर बना इंडिया सीमेंट। एमएनएम के ईवी कारोबार में ब्रिटेन की बीआई करेगी 1925 करोड़ का निवेश। 70,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर होगा इन्वेस्टमेंट। खबर के बाद एमएनएम में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। आ जाएंगे टीसीएस की पहली तिमाही के नतीजे। करीब 2% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। हालांकि मार्जिन और मुनाफे पर हल्का दबाव मुमकिन। नतीजों से पहले शेयर फ्लैट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार का मूड माहौल देखें तो थोड़ी सुस्ती आपको दिखाई देगी। एक छोटी सी रेंज में बाजार आज ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात बस एक है, वो ये कि आज लगातार 5वां सेशन है जब बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो निफ्टी, बैंक, मिड कैप्स यहां पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़े ये हल्के जरूर हुए। शुरुआत एक अच्छी जरूर हुई थी, लेकिन मिड कैप्स में पूरी तरीके से सुस्ती छाई हुई है। निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी 170 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस आप निफ्टी बैंक में देख सकते हैं कंपैरेटिव टू निफ्टी या फिर मिड कैप्स। तो ये है रुझान फिलहाल इंडाइसिस का। लेकिन फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्या संकेत हमें विदेशी बाजारों से इस वक्त मिल रहे हैं, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। एशियन मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं आज के सेशन में, वहां पर क्या रुझान बना हुआ है। और अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे फिलहाल तो निक्केई फ्लैट है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग फ्लैट है, कॉस्पी 0.1% ऊपर है। तो बहुत ज्यादा कोई डिसाइसिव डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं देगी एशियन मार्केट से, तो सुस्ती ही वहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स को तो इस वक्त 88 अंकों की कमजोरी, यानी 1/4% नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं। जैसी सुस्ती हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, वैसी ही सुस्ती का माहौल ग्लोबल बाजारों में बना हुआ है। ये है यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। बाजार में बढ़त का ये लगातार 5वां सेशन है। निफ्टी 16,200 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि 16,200 के ऊपर नीचे घूमता हुआ आपको निफ्टी फिलहाल दिखाई देगा। फिलहाल 16,202 के लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत है, यहाँ 170 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप्स फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, इनफैक्ट नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग यहाँ पर दिखेगी आपको। अगर पॉकेट्स देखेंगे तो अगेन जो तमाम सेक्टर्स हैं वो सुस्ती ही दिखा रहे हैं, सिर्फ 1-2 सेक्टर को छोड़ के। कैपिटल गुड्स में खरीदारी है, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में आज एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड इंडेक्स तो 2% ऊपर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। कमजोरी आपको कहां दिख रही है, वो है मेटल्स, रियल्टी स्टॉक्स, यहां थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। मिड कैप्स में 2-3 पॉकेट्स जहां पर खरीदारी है, उसमें फार्मा है, आईटी है और शुगर स्टॉक्स हैं। तो ये है अब तक का मार्केट का हाल। लेकिन इंडेक्स पर व्यू क्या बन रहा है, बात इस पर कर लेते हैं। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी पर इन लेवल से रिमेनिंग सेशन के लिए। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। यहाँ पर निफ्टी गैप अप खुला, हमारा टारगेट था 16,242, उसके आसपास ही खुला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्लगिशनेस, यहाँ पर ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड तो नहीं बनता, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं बनता। एक गैप है, हो सकता है 16,100 150 स्लाइड होने की संभावना है, वहां पर थोड़ा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट करीब 35,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन ट्रेड यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नहीं बनता। ठीक है, चलिए तो इंडेक्स पर राय हुई गावा साहब, लेकिन स्टॉक्स कौन से निकाले हैं आपने? मुझे इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि यहाँ से कप मूव मिले। 170 का स्टॉप लगाकर चले तो शायद 180 देखने को मिल सकता है। और दूसरा मैं कहूंगा शायद लार्सन एंड टुब्रो लार्ज कैप है, 1650, 1660, 1670, 1670 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है 1700 पार कर लेगा एलएनटी। ओके,
तो एल&टी बेहतर दिख रहा है। इंडिया सीमेंट्स पर गावा साहब बेट कर रहे हैं। यहाँ दोनों में ही आप खरीदारी के ट्रेड ले सकते हैं। एल&टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। जो मार्केट की डायरेक्शन रही है उसके इक्वली ऑपोजिट एल&टी ने बिहेव किया है। नीचे खुला, धीरे धीरे ऊपर गया, मार्केट ऊपर खुले और धीरे धीरे नीचे आए हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर। एल&टी और इंडिया सीमेंट्स पर यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं मार्केट्स पर और सबको ये जानना चाहता है कि क्या बाजार का यहाँ बॉटम बन चुका है या बाजार और कमजोर हो सकता है, खरीदारी करें या फिर ना करें। ये तमाम सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों पर आपको जवाब मिलेगा दिग्गज निवेशक बसंत महेश्वरी से। दरअसल बाजार का बॉटम बनता दिख रहा है, ऐसा मानना है दिग्गज निवेशक बसंत महेश्वरी का। आवाज की खास सीरीज मार्केट मेंटोर में उन्होंने ये बात कही। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 2 साल के नजरिए से निवेश करना शुरू किया जा सकता है। बसंत जी, फिर ये अगर मान लीजिए मैं ये मान लूं कि ये सारा कुछ हो गया है, तो क्या इसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब आप इस वक्त पे बाइंग एकदम शुरू कर दें? नहीं, अगर आपका 2 साल का व्यू है, 1 साल का व्यू है तो शुरू कर दीजिए। हाँ। अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो किसी को नहीं पता। हाँ। फिर तो ये सिक्का उछालने वाली बात हो गई। बिकॉज 3 महीने में एक बार और नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, किसको क्या पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप कनपट्टी पे बंदूक रख के मुझे बोलेंगे कि बताओ भाई क्या करना है, तो मैं बोलूंगा भाई 3 महीने के व्यू से भी आप बाइंग कर लीजिए। मुझे लगता है बॉटमिंग आउट हो गया। तो आपने कहा अर्निंग जो है की होती है, तो आप कैसे चुनते हैं शेयर? मतलब अगर मान लिया आपको कोई शेयर खरीदना है जी, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? नहीं, पहले काफी चीजें होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1.5 साल पहले मेटल में लिया था, पैसे भी बने, टॉप में तो बिका नहीं, नीचे गिरा तो फिर बेचे। वो कभी प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता है। बहुत मुश्किल है उसमें 3 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा बोलना। फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल एंड गैस अगर HPBP ले लेंगे, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर मोटिव से। शेयर होल्डर को चाहिए प्रॉफिट। तो पहले क्या प्रेडिक्टेबल है, कौन सा सेक्टर वो देखें। जैसे कंज्यूमर बहुत सिंपल प्रेडिक्टेबल है, आज से 20 साल बाद भी आदमी लक्स का साबुन और लाइफ बॉय यूज करता रहेगा। फार्मा जो जेनेरिक फार्मा है वो फिर भी प्रेडिक्टेबल है। IT सर्विसेज प्रेडिक्टेबल है। अमेरिका में जितना इनोवेशन होगा, ग्रोथ होगा, IT में यहाँ पे आएगा। तो पहले अगर आप प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको वो कंपनी ढूंढनी है जो 3 साल बाद अर्निंग्स डबल करेगी। तो वो कंपनियों में उसी सेक्टर में ढूंढे जहां वो प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स आती हो। जिस सेक्टर में प्रेडिक्टेबल नहीं है अर्निंग्स, वहां पे आप ढूंढने भी जाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो आपने मार्केट मेंटोर में जो खास बातचीत हुई बसंत महेश्वरी के साथ उसका कुछ मुख्य अंश सुना, लेकिन पूरी बातचीत आप देख सकते हैं अब से थोड़ी देर बाद 1:27 पर यानी 1:30 बजे हमारे खास शो मार्केट मेंटोर में। तो चलिए, बसंत जी तो मान के चल रहे हैं कि बॉटम बन चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-2 साल का नजरिया है, तो खरीदारी शुरू कीजिए। उन्होंने आपको पॉकेट्स बताए जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मिड कैप्स में क्या एक्शन आज देखने को मिल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। हमने एक अच्छी तेजी पिछले 2 सेशंस में देखी, आज थोड़ा सुस्ता रहा है इंडेक्स, लेकिन पॉकेट्स कहां हैं जहां पर एक्शन तेजी या मंदी का है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और शुरुआत अगर इंडेक्स से करें तो आपको इंडेक्स 9 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, खुला ऊपर था लेकिन नीचे धीरे धीरे फिसला है। पहले दिखाते हैं आपको ऑयल एंड गैस पॉकेट, ऑयल इंडिया, महानगर गैस, पेट्रोनेट, LNG, यहाँ पर आपको 4% तक की तेजी दिखाई देगी। हालांकि बाकी पॉकेट्स देखें उससे पहले एक चीज बताना बहुत जरूरी है, आज आप कोई भी सेक्टर पिक करेंगे आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का। बैंक NBFCs देखेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट लुढ़का हुआ है 2.5%, आरबीएल बैंक 2.5% नीचे है, मैक्स फाइनेंशियल में 0.3% की कमजोरी फिलहाल देखी जा रही है। तो ये है बैंक NBFCs का हाल। फार्मा में मिड कैप्स में सुवेन फार्मा, बजाज हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मा और स्पार्क, यहाँ तेजी दिखेगी थोड़ी, 6% के आसपास की बढ़त आपको बजाज हेल्थ केयर में दिख रही है। IT स्टॉक्स में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 11% ऊपर, रामको सिस्टम्स 5% ऊपर, साइंट में 5% की तेजी, सास्किन टेक 3.25% की मजबूती दिखा रहा है। IT तो वैसे भी फोकस में है, TCS के अर्निंग्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आएंगे, उससे पहले एक तेजी हम IT में देख रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी रौनक आज के सत्र में आई है। उत्तम शुगर 14% ऊपर, अवध शुगर 6% ऊपर है। डालमिया भारत शुगर EID पेरी में भी 5% तक की तेजी आज के सेशन में बनी हुई। तो शुगर में डिसाइसिवली अक्रॉस द बोर्ड आपको तेजी आज के सत्र में दिखेगी। रियल्टी स्टॉक्स लुढ़के हैं आज फिर से। इंडिया बुल्स रियल 62 रुपए पर 2.5% नीचे है। फिनिक्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1 से 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। कुछ और लूजिंग स्टॉक्स दिखाए मिड कैप कैटेगरी के आज के सेशन में, जहां पर प्रेशर है उसमें सीएट, टायर, बैंको प्रोडक्ट्स। 2 दिनों में हमने ऑटो एंसिलरी स्पेशली टायर स्टॉक्स में खरीदारी देखी थी। सीएट तो 10% चला,
5 to 6% इन ईच सेशन। पिछले 2 दिनों में खासतौर से आज थोड़ी मुनाफ वसूली 1096 पर कारोबार कर रहा है 2.25% की कमजोरी के साथ। तो ये है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का हाल, जहां पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जो आज दबाव के साथ ट्रेड करे उसमें अशोक लेलैंड, क्रिस्टल, गुजरात गैस और जीएसपीएल है। यहाँ भी आपको 2 से 2.5% की कमजोरी आज के सत्र में दिखाई देगी। तो यह है मिड कैप स्टॉक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहां पर थोड़ी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन आईटी में गाबा साहब कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या? क्योंकि हालांकि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, लेकिन किसी और स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? तेजी तो सास्किन टेक हो या साइंट हो अच्छी दिख रही है मिड कैप्स में? गिने चुने स्टॉक में हो सकती है, बट आई थिंक यहाँ पर आज मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। आज साइडवेज जोन है, मास्टेक पकड़ लीजिए, टीसीएस पकड़िए, इन्फोसिस पकड़िए, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, तो बेस्ट अवॉइड। ओके, तो आईटी में कोई ट्रेड अवॉइड करेंगे गाबा साहब, लेकिन नजरें बनी हुई हैं पूरे ही स्पेस पर, खासतौर से टीसीएस पर, जिसके नतीजे आज शाम आएंगे बाजार बंद होने के बाद। नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सुमित मेहरोत्रा से पूछ लेते हैं। सुमित, टीसीएस के अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक मूड ये सेट कर देते हैं बाकी अर्निंग्स को लेकर, फिर चाहे वो ओवरऑल हो या आईटी सेक्टर को लेकर ही क्यों ना हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कैसे नंबर्स आ सकते हैं टीसीएस के। देखिए, बेलवेदर स्टॉक है और बड़ी चीज़ यही है इस समय पोजीशनिंग ऐसी सेक्टर की कि हायर लेवल से करीब 30% के आसपास सेक्टर नीचे आ चुका है। इंडिविजुअली तो स्टॉक 40-40% तक साफ हो चुके हैं। तो इस तरह की बिकवाली के बाद, डॉलर स्ट्रेंथ दिखाने के बाद अब ये नंबर्स देने जा रहा है। तो कुछ आंकड़ों के लिहाज से सबसे पहले टीसीएस का डॉलर रेवेन्यू करीब 681 करोड़ डॉलर के आसपास आंकड़ा आएगा, 670 करोड़ से बढ़कर रफली 2.25% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। रुपी रेवेन्यू में 4% के आसपास की बढ़त रहने का अनुमान, 52,615 करोड़ रुपए इस तिमाही में रुपी रेवेन्यू रहेगा। डॉलर रुपी की स्ट्रेंथ 3-3.5% के आसपास का टेलविंड। इबिट फ्रंट पर करीब 12,461 करोड़ रुपए के आसपास का इबिट मार्जिन रफली 25% के आसपास, जो कि 23% स्लाइटली बढ़कर आएंगे। इस क्वार्टर में वेज हाइक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वीजा कॉस्ट थोड़ी एस्केलेटेड रहेगी, जिसकी वजह से इनके एबिट पे ऊपर एक इंपैक्ट इस क्वार्टर के अंदर आप आता हुआ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ और की पॉइंटर्स की बात की जाए तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 3.5 से लेकर 4% के आसपास रहने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पर करीब 9,807 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। सेक्टर में ही अनुमान था सीसी ग्रोथ जो रहेगी, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो 3.5 से 4% की रेंज में रहने का अनुमान है और यहां पर भी कंपनी इसी तरह के एक नंबर दिखा सकती है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.7% के आसपास रहने का अनुमान है इस तिमाही में, जो पिछली बार 2.5% के आसपास बढ़ी थी, इस बार 1.5% बढ़ने का अनुमान, तो उसके सामने थोड़ा कमजोर रहेगा डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। हाँ, डील पाइपलाइन बढ़िया रहेगी, 8% के आसपास जो करेंसी मूवमेंट है उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब किस हद तक यहां पर ट्रांसक्रिप्ट होता है उस पर जरूर नजर बनाकर रखी जाएगी। क्रॉस करेंसी का जो मार्जिन के ऊपर एक प्रेशर या हेडविंड है वो करीब 2% के आसपास तिमाही में देखने को मिल सकता है। 2-3 चीजें क्रूशियल रहेंगी। एट्रिशन रेट को लेकर कमेंट्री, एट्रिशन रेट की वजह से कंपनी का कितना वेज हाइक, वेज बिल बढ़ता है, वो कितना मार्जिन पे इफेक्ट आता है, डील पाइपलाइन कैसी है और गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री कैसी आ रही है, क्लाइंट की जो रीनेगोशिएशन है वो किन लेवल्स पर हो रहे हैं, ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन ऑलरेडी शेयर काफी करेक्ट हो चुका है, 3,000 के आसपास के लोज हैं, 3600 से ईज आउट हुआ है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें। 4500 का पिछला बायबैक था, तो प्राइसिंग फेवर में है, लेकिन नंबर थोड़ा सा भी अगर वीक आए तो बहुत ज्यादा शायद डैमेज ना देखने को मिले। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अर्निंग्स पर तो नजर रहेंगी ही, लेकिन गाबा साहब से लेवल्स पर एक राय ले लेते हैं। गाबा साहब, अगर किसी भी ट्रेडर ने कोई खरीदारी की हुई है, कोई पोजीशन बनाई हुई है टीसीएस में, तो ऊपर नीचे के लेवल्स बताइए कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीसीएस में जो लोअर लेवल सपोर्ट जोन है करीब 3200 के आसपास है, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि 2 हफ्ते से जो हमने वीकनेस देखी है, वीकनेस नहीं है, इसमें एक अपमूव मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अपमूव मिलेगा, तो कहाँ जाएगा? 3450 एक टारगेट है, ऑन द अपसाइड वहां तक जाने की संभावना है, वहां पर एक बार चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि 2 दिन का जो साइडवेज जोन है इसमें स्ट्रेंथ है, इस वीकनेस, इस गिरावट में वीकनेस नहीं नजर आती। ओके, तो इस गिरावट में वीकनेस नहीं है, स्टॉक भले ही दिन के निचले स्तरों पर कर रहा हो ट्रेड, ये गाबा साहब का व्यू है। फिलहाल 3260 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स निकालते हैं। आज हमने सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी देखी है। एक स्टॉक लाते हैं स्क्रीन पर, वो है कजारिया सेरामिक्स का। 1047 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। ये पर गावा साहब से पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है उनको ये स्टॉक। तो गावा साहब एक बार देखिए और बताइए अपना व्यू कजारिया सेरामिक्स पर।
कजारिया सीमेंट का चार्ट निकाल लेता हूं मैं। कजारिया सीमेंट का यस चार्ट बढ़िया है, लगता है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका। 900-950 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कजारिया सीमेंट में। मुझे लगता है तो अभी 1000 पे वो भी पार कर लिया। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट एक 1100 से 1150 हो सकते हैं आते दिनों में। स्ट्रक्चरली लगता है कि यहाँ पर गिरावट नहीं है, अगर कोई गिरावट भी आती है तो बाइंग का मौका रहेगा कजारिया सिरेमिक्स में। ओके, तो कजारिया सिरेमिक्स हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आई थी ICICI सिक्योरिटीज की, उनके टारगेट ऑलमोस्ट 1100 के करीब के थे और स्टॉक आज 6.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं। सीमेंट स्टॉक्स का हमने जिक्र किया था हेडलाइंस में, एक बार इंडिया सीमेंट पर व्यू ले लेते हैं। 5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं 173 के लेवल्स पर। गाबा साहब, मजबूती को होल्ड कर रहा है, भले ही एक्सटेंड ना हुई हो मजबूती पिछले कुछ समय की, लेकिन क्या व्यू है इन लेवल से? इंडिया सीमेंट मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद, ये कंटिन्यू कायम रहेगा। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट पर 180 से 150 ही रहेगा। मेरे ख्याल से 170 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो अपनू यहाँ पर मिल सकता है इंडिया सीमेंट में। ठीक है, तो 173 पर कारोबार करते हुए इंडिया सीमेंट, गाबा साहब का व्यू आपने सुना। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। सुमित हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक खास रिसर्च के साथ, उनसे बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ फ्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ फ्लाई। सैनिक 710 फ्लाई सिर्फ 105 रुपीस पर यूनिट। OC Glue, taste the thrill. Presenting Vito MCB and DB products. Vito since 1967. 20 मशीनें, 150 एम्प्लॉइज, फिर भी हम कहलाते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। यहाँ बनता है ये छोटा सा पार्ट जिसके बिना बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाएं, पर हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ज्यादा कुछ नहीं। बस इन वर्कर्स के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, देश की इकोनॉमी में छोटा सा योगदान हो जाता है बस, क्योंकि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। पर पता नहीं क्यों सबको लगता है हमारे रिस्क का साइज भी वही है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, है ना? बिजनेस माइक्रो हो, स्मॉल या मीडियम, मुसीबत साइज देखकर नहीं आती। इसीलिए ICICI लोम्बार्ड बिजनेस इंश्योरेंस आपके बिजनेस को सुरक्षा देने का वादा करता है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार पर नजर डालें तो अगेन एक छोटे से दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देगा। जहां ओपनिंग हुई उसके बाद बाजार थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। निफ्टी 16,200 के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हुए, तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। लेकिन अब बात करेंगे एक पॉकेट की, और वो है मल्टीप्लेक्स कंपनीज। दरअसल मल्टीप्लेक्स कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है और थोर 4 की भारत में शानदार ओपनिंग हुई है। वैसे पिछले कुछ दिन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अच्छे रहे हैं, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मल्टीप्लेक्स के अच्छे दिन आते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन सुमित हमारे साथ मौजूद हैं ये समझाने के लिए कि इस बार मल्टीप्लेक्स कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं। तो सुमित, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में पिछले 2 साल के बाद अब वापस से वो पुराने दिन मल्टीप्लेक्स के आने शुरू हुए हैं, जहां पर फुटफॉल्स भी बढ़ रहे हैं, लोग सिनेमा हॉल जाना शुरू कर दिया है। तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जिस तरीके की रिलीजेस हुई हैं,
जिस तरीके की फुटफॉल्स आ रही हैं, कैसे नंबर्स रह सकते हैं इस पॉकेट के? देखिए 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के लास्ट हाईएस्ट कलेक्शन थे, जिसको ब्रीच करके करीब 12,000 करोड़ के ऊपर ये कलेक्शन सब पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये कलेक्शंस पहुंचने का सिलसिला आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए और जो मूवीज हैं उनका कंटेंट भी ज़्यादा इंप्रूव होकर आया और इसीलिए ज़्यादा बेहतरीन साइड पर ये नंबर्स क्वार्टर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Q1 के नंबर्स बेटर साइड पर रहेंगे, रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है, 2 साल के बाद इस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो टिकट्स की बिक्री है वो प्री कोविड जोन में आ गई और वो भी तब जबकि टिकट के प्राइसेस को ऑलरेडी रिवाइज भी किया गया है। तो ATP यानी कि एवरेज टिकट प्राइसेस जो हैं वो और बढ़ाए गए हैं, जिससे इनके मार्जिन्स और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2-3 चीजें सबसे अच्छी रही इस पूरे स्पेस में। अगर आप पिछला पूरा क्वार्टर देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर ही सारी वो मूवीज आई हैं जिनका एक मेजर ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन रहा है। एक एक करके तमाम सूची आपके सामने आती हुई दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले KGF 2 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। KGF 2 के साथ साथ दक्षिण भारत की ही कुछ और मूवीज में इसमें RRR करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां देखने को मिला इसी क्वार्टर के दौरान। साथ ही साथ विक्रम रफली 300 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन यहां आया। भूल भुलैया 2 जैसी मूवीज जिसने करीब 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन दिखाया। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रॉसर्स इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। और अगर इसको और फर्दर सेग्रीगेट करेंगे तो जो ऑर्गेनाइज मल्टीप्लेक्स मार्केट है उसके 2 डोमिनेंट प्लेयर्स यानी कि PVR और आइनॉक्स, जो कि हायर लेवल से काफी ईज आउट भी नहीं हुए, 6% नीचे PVR, आइनॉक्स भी करीब 7% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। और रेवेन्यू ब्रेकअप वाइज देखा जाए तो इस क्वार्टर में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली तिमाही के अंदर करीब 495 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू PVR जनरेट कर सकता है मूवी टिकट से, रफली 277 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस से और 55 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यूज एडवर्टीजमेंट कारोबार से शायद जनरेट कर सकते हैं। यानी रफली करीब 895 करोड़ रुपए के आसपास की आय यहां पर आ सकती है। इसके अलावा आइनॉक्स की साइड से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर भी जो रेवेन्यू साइड होंगे वो करीब 300-350 करोड़ रुपए के आसपास इस क्वार्टर में रह सकते हैं। टिकटिंग से, फूड बेवरेजेस से करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास और 27 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज क्वार्टर के अंदर ये जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल रेवेन्यू जो इनका रहेगा रफली 550 करोड़ रुपए के आसपास। और क्योंकि ये दोनों अब मर्ज भी हो चुके हैं तो एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो इस तरह के मासिव रेवेन्यू जनरेशन इस क्वार्टर के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शायद एक बढ़िया री रेटिंग की पॉसिबिलिटी इस स्पेस में होते हुए दिखाई पड़ सकती है। शुक्रिया सुमित आपका ये रिसर्च लाने के लिए। तो मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। ऑलरेडी इनमें हमने खास तौर से PVR जैसे स्टॉक्स में एक तेजी का एक्शन देखा भी है। गाबा साहब से क्विक व्यू भी ले लेते हैं PVR पर। गाबा साहब बताइए कैसा लगता है आपको ये स्टॉक और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? PVR का स्टॉक तो अब सुबह से ही देख रहे हैं, काफी हद तक हरकत में है। लगता है 1800 के आसपास, 1850 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है PVR में। थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है 1950 और 2000 भी देखेंगे। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, कंसोलिडेशन जोन पे, बायस अपसाइड है, लॉन्ग साइड है PVR। ठीक है, तो PVR पर ये व्यू है, 1895 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया गाबा साहब आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। सभी स्टॉक्स पर आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट देख लेते हैं। इस हफ्ते 5paisa.com के रुचि जैन, आनंद राठी शेयर्स की मेहुल कोठारी और बुरांजा पोर्टफोलियो के रोहित सिंगर के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। आज मुकाबले का आखिरी दिन है। 3:30 बजे जब बाजार बंद होगा तो विनर की घोषणा होगी। लेकिन फिलहाल के रिटर्न की स्थिति को देखते हुए जो लीड कर रहे हैं वो हैं मेहुल कोठारी और रोहित सिंगर। दोनों में बराबर की टक्कर बनी हुई है। फिलहाल 15.39% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। रोहित सिंगर का पोर्टफोलियो 15.92% का रिटर्न लेंड कर रहा है और साथ ही रुचि जैन का पोर्टफोलियो आपको 9.5% के रिटर्न दे रहा है। तो अच्छी बात यह है कि तीनों खिलाड़ियों की ओर से आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो बाकी दोनों खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला कड़ा है, फिर चाहे वो मेहुल कोठारी हो या फिर रोहित सिंगर हो। चलिए इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए मार्केट मेंटोर। नमस्कार।